जिसके अंतर्गत हमें सबसे पहले देखना है, इस भाग के अंतर्गत सामाजिक आंदोलनों के बारे में जानना है, यानी कि पुनर्जागरण के बारे में समझना है। अब यहां पर एक शब्द आ रहा है पुनर्जागरण। ये क्या होता है, सामाजिक आंदोलन किस प्रकार से हुआ, उस सब को जाने उससे पहले हमारे लिए एक यह जानना लाजमी बन जाता है कि इस संपूर्ण पाठ को हम कितने भागों के अंदर और किस प्रकार से बांट करके पढ़ने वाले हैं। तो आइए सबसे पहले एक थोड़ी सी दृष्टि डालते हैं कि हम इस पाठ को किस प्रकार से पढ़ने वाले हैं। देखिए, हमें अगर ये पाठ अध्ययन करना है जिसका नाम हमने दिया है स्वाधीनता आंदोलन, क्या नाम दे दिया है हमने, स्वाधीनता आंदोलन। तो इस पाठ को अध्ययन करने के लिए हमने अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से इस पाठ को हमने कितने भागों में बांटा है, हमने इसको 3 भागों के अंतर्गत बांट के रखा है। ठीक बात है। जिसके अंतर्गत अगर हम बात करें तो पहला भाग हमारे आ जाएगा सामाजिक आंदोलनों का। किसका आ जाएगा, सामाजिक आंदोलनों का भाग आ जाएगा, जिसके अंतर्गत हम विभिन्न आंदोलनों के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है। उसके बाद में अगर हम बात करें तो यहां पर हमारे लिए आ जाएगा क्रांतिकारी कुछ गतिविधियां। कौन सी चीजें आएंगी, क्रांतिकारी गतिविधियों के बारे में जो है वो हम यहां पर अध्ययन करेंगे। ठीक है। तो क्रांतिकारी गतिविधियां, ये हो गया आपका दूसरा भाग। और तीसरे भाग के बारे में बात करें तो हम देखेंगे यहां पर कुछ राजनीतिक गतिविधियां या राजनीतिक रूप से जो परिवर्तन हो रहे हैं उनके बारे में यहां पर हम जानने का प्रयास करने वाले हैं। ठीक है। तो इसको 3 भागों में हमने बांटा है। कुछ क्रांतिकारी गतिविधियां होगी, कुछ सामाजिक आंदोलन होंगे और कुछ राजनीतिक गतिविधियों के अंतर्गत जो है इस पाठ में हमें चर्चा करनी है। तो देखिए, अगर हम बात करें सामाजिक आंदोलनों की तो यहां पर हम प्रमुख रूप से 3 आंदोलन पढ़ने वाले हैं। एक तो हम ब्रह्म समाज के बारे में बात करेंगे, विस्तार से चर्चा करेंगे इसके ऊपर। दूसरा हम इसमें जानने वाले हैं आर्य समाज के बारे में। किसके बारे में हम जानने वाले हैं, आर्य समाज के बारे में। और तीसरा जो है वो हमारे लिए यहां पर होगा रामकृष्ण मिशन। तीसरा कौन सा होगा, रामकृष्ण मिशन। इन तीनों के बारे में, सामाजिक आंदोलनों के बिंदु के अंतर्गत इन तीनों के बारे में तो हम विस्तृत चर्चा करने वाले हैं। इसके अलावा भी कई सारे 7-8 एक और जो संगठन बन रहे हैं जिन्होंने भी सामाजिक सुधार के अंतर्गत योगदान दिया है, तो उनका जो है वो यहाँ पर हम सरसरी दृष्टि से अध्ययन जरूर करेंगे। रही बात क्रांतिकारी गतिविधियों के अंतर्गत, तो भारत की आजादी के चरण के अंतर्गत कई सारी क्रांतिकारी गतिविधियां हुई है, लेकिन सन 2021 के अपने सिलेबस के हिसाब से अगर बात करें तो फिर हमें यहाँ पर सिर्फ एक ही टॉपिक को पढ़ना होता है आपके सिलेबस के हिसाब से, और वो टॉपिक आ जाता है आपका आजाद हिंद फौज। कौन सा टॉपिक आ जाएगा, आजाद हिंद फौज, यानी कि आईएनए के बारे में हमें यहां पर अध्ययन करना है। ठीक है। फिर थर्ड बात देखते हैं राजनीतिक गतिविधियां। तो इस राजनीतिक गतिविधियों का जो चैप्टर है इसको भी हमने अलग अलग भागों में बांट करके पढ़ना है। सबसे पहला जो हम इसमें भाग देखने वाले होंगे वो होगा आपका 1885 से लेकर के और 1907 तक की जो इस कार्यकाल की घटना जो हुई है वो हमें यहाँ पर जाननी है। यानी कि यहाँ पे मुख्य सन हमने लिखा है 1885, यानी कि कांग्रेस की स्थापना। थोड़ा सा हम देखेंगे कांग्रेस की स्थापना से पूर्व में क्या स्थिति थी, फिर कांग्रेस की स्थापना करवाएंगे, फिर कांग्रेस की कार्यप्रणाली को समझते हुए 1907 यानी कि कांग्रेस का विभाजन, जो सूरत अधिवेशन होएगा उसके अंदर कांग्रेस जो है वो गरम और नरम दल, 2 दलों के अंदर क्या हो जाएगा, बंट जाएगा। तो उस तक का जो अध्ययन है वो हम पहले चरण के अंतर्गत करेंगे। उसके बाद में अगर हम बात करें तो फिर हम इस पाठ के अंदर लेंगे 1907 से लेकर के और 1920 तक की जो घटनाक्रम रहे हैं उन्हें हम इस भाग के अंतर्गत देखने वाले हैं। ठीक बात है। फिर हम इसके तीसरे भाग के रूप में देखेंगे 1920 से लेकर के और 1947 तक का जो भाग है उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे तीसरे भाग के अंतर्गत। तो कुल मिलाकर के राजनीतिक गतिविधियों का जो पोर्शन हमारे रहने वाला है उसको हमने 3 भागों में पढ़ना है। पहला भाग हम पढ़ेंगे 85 से लेकर के और 1907 तक का भाग देखेंगे, फिर 7 से 20 तक जाएंगे और फिर 20 से लेकर के 47 तक का जो है वो इतिहास का अध्ययन हम करेंगे। और अंतिम भाग के रूप में इस संपूर्ण पाठ के जो है वो हम ले लेंगे यहाँ पर प्रश्नोत्तरों को। किसका अध्ययन करने वाले हैं, प्रश्नोत्तरों का अध्ययन करने वाले हैं। तो ये जो हमने अभी प्रक्रिया लिखी है आपके समक्ष, आप इसी प्रक्रिया के अनुसार जो है वो हमारे पाठ का हमने विकास करना है। ठीक बात है, समझ में आ गई सभी को ये बात। अब हम आगे बढ़ेंगे और सबसे पहला जो अपना भाग है सामाजिक आंदोलन। पहला भाग कौन सा है, सामाजिक आंदोलन। तो इसके बारे में अब जो है हम यहां से पढ़ना प्रारंभ करने वाले हैं। ठीक बात है। तो सबसे पहली अगर हम बात करें
तो देखिए, सामाजिक आंदोलनों के क्षेत्र के अंतर्गत बात करेंगे तो सामाजिक आंदोलन क्या चीज़ होती है। देखिए, सामाजिक आंदोलन का मतलब हुआ कि समाज के जो व्यवहार है या फिर समाज के अंदर जो धर्म है, उन दोनों चीज़ों के अंदर यदि कोई परिवर्तन आ रहा है, ठीक है, वो परिवर्तन क्या है, किस श्रेणी में आएगा, वो परिवर्तन सामाजिक आंदोलन की श्रेणी के अंतर्गत आता है। यानी कि सामाजिक व्यवहार और धार्मिक आस्था, इन दोनों के अंदर क्या आना है, इन दोनों के अंदर परिवर्तन आना है, ठीक है। और ये जो परिवर्तन है, ये परिवर्तन जो है वो आमूलचूल श्रेणी का अगर होता है, आमूलचूल श्रेणी का मतलब ये हुआ कि जो प्राचीन काल से परंपरा चली आ रही है, चाहे वो सामाजिक व्यवहार के क्षेत्र में हो, चाहे वो धार्मिक, देखिए ये दोनों जो पक्ष है वो अलग नहीं हो सकते, खास तौर से भारत के क्षेत्र के अंतर्गत। यानी कि जब हम भारत की स्वतंत्रता आंदोलन या भारत के जागरण या पुनर्जागरण की जब बात कर रहे होते हैं तो इन दोनों पक्षों को हम अलग करके नहीं दे सकते, क्योंकि हमारी भारत की जो सामाजिक व्यवहार है, जो हमारा सामाजिक जीवन है, वो मुख्य रूप से और बहुत ही ज़्यादा जो है वो बड़े रूप से ये धर्म से जुड़ा हुआ है हमारा समाज। इसलिए जब हमारे समाज में परिवर्तन करना है तो हमें किसके अंतर्गत परिवर्तन करना होता है, हमें अपने धर्म के अंतर्गत भी परिवर्तन करना होता है। तो सामाजिक व्यवहार और धार्मिक आस्था दोनों के अंदर जो है एक बड़ा परिवर्तन आता है, तो उस परिवर्तन को हम देखते हैं पुनर्जागरण के रूप में। किसके रूप में देख रहे हैं, पुनर्जागरण के रूप में। पुनर्जागरण का मतलब है पुनः जागना, नींद से जागने की बात हम नहीं कर रहे हैं। पुनः जागने का मतलब हम ये ले रहे हैं कि जो प्राचीन रूप से हमारे समाज के अंदर, हमारे धर्म के अंदर जो रूढ़िवादी जो विचार चले आ रहे हैं, जो रीति रिवाज चले आ रहे हैं, जिनका वर्तमान के अंतर्गत कोई उपयोग अगर नहीं रहा है तो उन्हें बदलना और उसकी जगह जो है वो नई जो परंपराएं हैं वो स्थापित करनी। तो ये जो परिवर्तन है ये क्या कहलाता है, ये पुनर्जागरण कहलाता है। तो अब हम बात करेंगे कि ये जो पुनर्जागरण हो रहा है, जो सामाजिक आंदोलन हो रहा है, तो इसके कुछ कारण समाज के अंदर विद्यमान रहे होंगे। तो सबसे पहले हमें ये जानना है कि इस सामाजिक आंदोलन के या इस पुनर्जागरण के क्या कारण रहे होंगे, ठीक है। तो आइए हम बात करते हैं सामाजिक आंदोलनों के उदय के कारणों के ऊपर। तो इसमें हमने सबसे पहला कारण लिखा है ईसाई मिशनरी। पहला कारण क्या लिखा है, ईसाई मिशनरी, ठीक है। तो यहां पर देखिए इसको समझते हैं। अगर हम बात करें ईसाई मिशनरियों की, तो यहां पर हमारे लिए ईसाई मिशनरी क्या होता है, पहले तो यही जान लेते हैं। ईसाई मिशनरी यानी कि ईसाई धर्म का प्रचार करने के लिए, ईसाई धर्म का प्रसार करने के लिए ईसाई लोगों के द्वारा बनाया गया एक संगठन है। और वो संगठन विभिन्न देशों के अंतर्गत जाकर के, विभिन्न भूभाग में जाकर के क्या करता है, ईसाईकरण को बढ़ावा देता है। ईसाईकरण यानी कि लोगों को ईसाई बनाना, ठीक है। तो ये कार्य है ईसाई मिशनरी का, ठीक है। यहाँ पर ईसाई मिशनरी का जब हम अध्ययन करते हैं तो एक वर्ष हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाता है और वो है 1813। और 1813 के अंदर ब्रिटिश संसद ने क्या किया था, एक चार्टर पारित किया है। 1813 का चार्टर एक्ट के नाम से हम इसको जानते हैं। ये ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए बनाया गया है। किसके लिए बनाया गया है, ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए। और इस 1813 के चार्टर के द्वारा अब जो है भारत के अंदर प्रवेश हो गया है। भारत में क्या हुआ है, प्रवेश हुआ है। किसका प्रवेश हुआ है, ईसाई मिशनरियों का प्रवेश भारत में हुआ है। यानी कि समझने की बात यह है कि जो अंग्रेज भारत के अंदर आए तो उन्होंने राजनीतिक सत्ता जो है वो संभालनी प्रारंभ कर दी थी, जिसका हम मुख्य रूप से देख लेते हैं 1764 के बक्सर के युद्ध के बाद में, ठीक है। बंगाल के ऊपर उन्होंने क्या कर लिया है, अधिकार कर लिया है। बिहार के ऊपर उन्होंने क्या कर लिया है, अधिकार कर लिया है। और जब 1764 से लेकर के बात करते हैं 1813 तक, तब तक अंग्रेज जो है वो भारत के अंदर अपने पांव एकदम दृढ़ता से नहीं जमा पाए थे। इसलिए उस समय तक उन्होंने भारतीयों के सामाजिक और धार्मिक क्षेत्र के अंतर्गत ज्यादा जो है वो हस्तक्षेप नहीं किया था। लेकिन अब जो 1813 का चार्टर आ रहा है तो इसके अंतर्गत हम देख रहे हैं कि जो अंग्रेज है वो भारत के अंदर जो बड़ी बड़ी प्रतिद्वंदी शक्तियां थी, जिसकी हम बात कर लेते हैं मैसूर, जिसके अंदर हम देख लेते हैं मराठे, जिसके अंदर हम देख लेते हैं कि उत्तरी भारत की कुछ शक्तियां, अवध का हो गया, बंगाल का हो गया, तो इन शक्तियों को क्या कर दिया है, इन्होंने अंग्रेजों ने पराजित कर दिया है और यहां पर भारत के ऊपर अधिकार कर लिया है। तो इस प्रकार से अब उनकी जब कोई चुनौती शेष नहीं रहती है तो वो क्या करते हैं, अब सामाजिक क्षेत्र में और धार्मिक क्षेत्र में भी दखल अंदाजी का जो कार्य है वो यहां से प्रारंभ हो जाता है। तो जो अंग्रेज है ये ईसाई मिशनरियों को यहां पर भारत में आने की छूट देते हैं। ये छूट कब से दे रहे हैं, 1813 से छूट दे रहे हैं। और इन ईसाई मिशनरियों के भारत में प्रवेश होने के कारण भारत के जो हिंदू धर्म है उसके ऊपर
बड़ा गहरा आघात लगता है। और ये ईसाई मिशनरी क्या कर रहे हैं, भारत के अंदर धर्मांतरण को बढ़ावा दे रहे हैं। तो इस वजह से जो भारतीय धर्म के लोग हैं, अर्थात जो हिंदू धर्म के लोग हैं, वो अपने धर्म को जो है वो खतरे में देख रहे हैं, संकट के अंदर समझ रहे हैं, और इस धर्म को बचाने के लिए क्या कर रहे हैं, सामाजिक आंदोलन कर रहे हैं, सामाजिक सुधार का सिलसिला प्रारंभ कर रहे हैं। तो आई बात समझ के अंदर। पहला मुख्य कारण हमने देखा ईसाई मिशनरियों का भारत में प्रवेश। दूसरी बात देखते हैं बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी। बड़ा महत्वपूर्ण बिंदु है। बंगाल के अंदर एक एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना हो रही है विलियम जोन्स के द्वारा। तो देखिए एशियाटिक सोसाइटी की अगर हम बात करें, एशियाटिक सोसाइटी मित्रों ये जो स्थापित हुई है, ये हुई है कलकत्ता के अंतर्गत। कहाँ हुई है, कलकत्ता में, ठीक बात है। एशियाटिक सोसाइटी याद रख लेना, कलकत्ता के अंदर स्थापित हुई थी 1784 के अंदर। कब हुई है, 1784 के अंतर्गत हुई है। और संस्थापक कौन है, तो यहाँ पर एक नाम याद रख लेना आप, विलियम जोन्स, ठीक है। नाम कौन सा याद रखना है आपको, विलियम जोन्स का नाम याद रख लेना। विलियम्स जोन्स ने जो है वो एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना करी थी। अब एशियाटिक सोसाइटी हमारे लिए सामाजिक सुधार से कैसे महत्वपूर्ण है, तो देखिए समझते हैं। ये जो एशियाटिक सोसाइटी है, ये भारत के जो प्राचीन धर्म ग्रंथ है, उन धर्म ग्रंथों का विभिन्न भाषाओं के अंतर्गत, वर्तमान में प्रचलित भाषाओं के अंतर्गत क्या कर रहे हैं, ये अनुवाद कर रहे हैं, यानी कि लोगों के समक्ष भारत के प्राचीन गौरव को पुनः ला रहे हैं। इससे भारतीयों का जो है वो आत्म स्वाभिमान जाग रहा है, आत्म बल जो है वो मजबूत हो रहा है। यानी कि इनके द्वारा जो कार्य किया जाएगा वो कार्य ये रहता है कि उन्होंने प्राचीन भारतीय इतिहास को क्या किया है, लोगों के समक्ष रखा है। यहां पर दो व्यक्तियों के नाम मिल जाते हैं। यहां पे एक तो हो गया विलियम जोन्स और एक और व्यक्ति आ जाते हैं जिनका नाम हमें मिलता है विल्किंस। क्या नाम मिलता है, विल्किंस, ठीक है। अब हम कुछ ग्रंथों की बात करते हैं जिनका अनुवाद इस एशियाटिक सोसाइटी के द्वारा, जो प्राचीन संस्कृत भाषा में लिखे गए थे या प्राचीन अन्य भाषा में लिखे हुए थे, उनका अनुवाद जो है इन्होंने अंग्रेजी भाषा में किया और लोगों के समक्ष जो है इस ज्ञान को रखा है। तो देखिए हम पहली बात करते हैं अगर विल्किंस के बारे में, तो इन्होंने भगवत गीता का जो है वो अनुवाद किया। किसका अनुवाद किया है, भगवद गीता, ठीक है। तो इस एशियाटिक सोसाइटी के द्वारा, किसके द्वारा, एशियाटिक सोसाइटी के द्वारा अनुदित, एशियाटिक सोसाइटी द्वारा अनुदित प्रथम पुस्तक है ये क्या है, अनुदित प्रथम पुस्तक कौन सी है भाई, ये है भगवत गीता, ठीक बात है। एशियाटिक सोसाइटी द्वारा अनुदित प्रथम पुस्तक जिसका मूल संस्कृत से अंग्रेजी के अंतर्गत अनुवाद किया गया, और वो पुस्तक कौन सी है, भगवत गीता। इसके अलावा भी विल्किंस ने हितोपदेश नामक जो अपनी पुस्तक है उसका भी इन्होंने क्या किया था, अंग्रेजी के अंतर्गत अनुवाद किया है, ठीक है। तो हितोपदेश का भी इसने क्या किया है, अनुवाद किया। आगे बात समझ में। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए विलियम जोन्स का क्या कार्य रहा इस क्षेत्र के अंतर्गत, तो विलियम जोन्स ने भी कई सारे ग्रंथों का जो है वो अनुवाद किया है, ठीक है। और इस अनुवाद के कार्य के अंतर्गत अगर हम देखें तो यहां पर इन्होंने किया है अभिज्ञान शाकुंतलम का अनुवाद। किसका अनुवाद किया है, अभिज्ञान शाकुंतलम, नाम याद रखना है हमें, अभिज्ञान शाकुंतलम, कालिदास की रचना है शाकुंतलम, ठीक है। इसका जो अनुवाद है वो किसने किया है, विलियम जोन्स ने किया। इसके अलावा देखिए गीत गोविंद, कौन सी पुस्तक है, गीत गोविंद, इसका अनुवाद भी किसके द्वारा किया जा रहा है, गीत गोविंद का अनुवाद भी विलियम जोन्स के द्वारा किया जा रहा है। इसके अलावा देखिए मनुस्मृति, कौन सी है, मनुस्मृति, मनुस्मृति है, इसका अनुवाद भी किसके द्वारा किया जा रहा है, विलियम जोन्स के द्वारा किया जा रहा है। कुल मिलाकर के हमने ये बात करी कि काफी सारे जो भारतीय प्राचीन ग्रंथ थे उन ग्रंथों का क्या किया गया है, एशियाटिक सोसाइटी के द्वारा वर्तमान में अनुवाद किया गया, क्योंकि प्राचीन संस्कृत भाषा जो प्राचीन भाषाएं होती थी उन्हें आम आदमी समझ नहीं पा रहा था, इसलिए इन्होंने तत्कालीन भाषाओं के अंतर्गत इनका अनुवाद किया और भारत के प्राचीन गौरवपूर्ण इतिहास को जो है वो लोगों के समक्ष रखा है, जिससे वो क्या हो सके, स्वाभिमान जागृत हो सके, ठीक बात है। यहां पर एक याद रख लेना, ये जो मनुस्मृति है, मनुस्मृति विलियम जोन्स या फिर एशियाटिक सोसाइटी की अगर हम बात करें तो इससे पहले भी ये इसका अनुवाद जो है वो अंग्रेजी में हो चुका था। तो यहां पर एक याद रख लेना, अगर पूछा जाए कि प्राचीन भारतीय पुस्तक कौन सी है जिसका सर्वप्रथम जो है वो अंग्रेजी में अनुवाद हुआ था, तो ये मनुस्मृति है। अभिज्ञान शाकुंतल भगवद गीता वो पुस्तक है जिसका सबसे पहले एशियाटिक सोसाइटी ने अनुवाद किया है। बाकी अगर सर्वदृष्टि से पूछा जाए कि कौन सी है तो मनुस्मृति है। इसमें याद रख लेना ये ए कोड टू जेंटुलॉज नाम से किया गया था, ए कोड टू जेंटुलॉज,
जेंटोलोज, इस नाम से इस पुस्तक का जो अनुवाद है वो इससे पहले भी हो चुका था। ठीक है, एक कोड टू जेंटोलोज के नाम से। ठीक बात है। तो कुल मिलाकर के हमने एशियाटिक सोसाइटी के योगदान को देखा। 1784 में कलकत्ता के अंतर्गत विलियम जोन्स के द्वारा ये स्थापित की गई थी और प्राचीन भारतीय गौरव को है वो लोगों के समक्ष रखने का कार्य ये संस्था करती है। फिर आगे देखते हैं, अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त मध्यम वर्ग का उदय, तीसरा बिंदु है हमारे सामाजिक आंदोलनों के उदय के कारण के अंतर्गत। ठीक है, तो इस बिंदु के अंतर्गत हम देखते हैं कि अंग्रेजों ने अपने फायदे के लिए, यहां पर एक चीज ध्यान रखना, अंग्रेजों ने भारत के अंदर पाश्चात्य शिक्षा प्रणाली को लागू किया। कौन सी शिक्षा प्रणाली को लागू किया है? यहां पर इन्होंने लागू करी है पाश्चात्य शिक्षा प्रणाली। ठीक है, पाश्चात्य शिक्षा प्रणाली। इस शिक्षा प्रणाली को यहां पर भारत के अंतर्गत इन्होंने लागू किया है। तो यहां पर इनको लागू करने का उद्देश्य क्या है? इनका स्वयं का स्वार्थ है। इन्हें एक ऐसा लिपिक वर्ग चाहिए जो इनके लिए कार्य कर सके, यानी कि वो चमड़ी से तो क्या हो, काला हो, लेकिन दिमाग से जो है वो एक गोरे की तरह सोचे, उनकी तरह वो उनका काम करे। बौद्धिक रूप से इस प्रकार का फायदा प्राप्त करने के लिए इन्होंने एक यहां पर शिक्षा प्रणाली लागू की। इस शिक्षा प्रणाली के कारण भारत के अंदर पढ़ा लिखा क्या वर्ग उदय हुआ है? एक मध्यम वर्ग का क्या हुआ है? उदय हुआ है। ठीक बात है। इसके अलावा भारत के अंदर उन्होंने कुछ औद्योगिक संस्थाओं की स्थापना की है, तो उससे भी एक नवीन मध्यम वर्ग जो है वो उदय हो रहा है, अस्तित्व में आ रहा है। और ये जो नवीन मध्यम वर्ग है, जो शिक्षा कैसी प्राप्त कर रखी है? अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त कर रखी है। तो इन्होंने अंग्रेजों की व्यवस्था को अंग्रेजी ग्रंथों के माध्यम से सीखा और फिर जब वो भारत के अंदर आए हैं या भारत के अंदर वो क्या करना चाह रहे हैं? उसी व्यवस्था को वापस इंप्लीमेंट करना चाह रहे हैं, जो व्यवस्था इंग्लैंड के अंदर उन्होंने देखी है या जो अंग्रेजी पुस्तकें उनसे उन्होंने सुनी है या पढ़ी है। तो वो क्या करना चाहते हैं? भारत के अंदर भी उसी प्रकार का समाज के अंदर सुधार करना चाहते हैं। तो ये क्या हो गया? ये भी एक कारण हो गया सामाजिक सुधार के अंतर्गत। नेक्स्ट आपका आता है समाचार पत्र और पत्रिकाएं। इनका सबसे ज्यादा योगदान रहा है। समाचार पत्र और पत्रिकाएं हैं, इन्होंने भारतीय जनमानस को उद्वेलित करने के अंदर सबसे ज्यादा योगदान दिया है। देखिए, उस समय जो ईसाई मिशनरियों का कार्य किया जा रहा है उसे लोगों तक पहुंचाने का जो कार्य है वो किसने किया है? समाचार पत्र पत्रिकाओं ने किया है। ब्रिटेन की, इंग्लैंड की जो शोषणकारी आर्थिक नीतियां हैं उन्हें लोगों तक पहुंचाने का कार्य किसने किया है? समाचार पत्र पत्रिकाओं ने किया है। भारतीय समाज की रूढ़िवादिता, जो भारत एक तरीके से बंद कमरे के अंदर बैठा हुआ है, ठीक है ना, सारी जो चीजें हैं वो ढकी हुई चीजें प्रतीत हो रही थी, तो उसको खोलने का जो कार्य है वो किसने किया है? समाचार पत्र पत्रिकाओं के द्वारा ये कार्य किया गया है। तो ये कुछ कारण रहे हैं। इन कारणों की वजह से हम यहां पर देखते हैं कि भारत के अंदर क्या हुआ है? सामाजिक आंदोलनों का उदय हुआ है, जिसमें हमने सबसे पहले बात करी ईसाई मिशनरी के बारे में, फिर हमने देखा बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी के बारे में, उसके बाद में हमने बात करी अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त जो है एक मध्यम वर्ग का उदय हो रहा है, और फिर हमने देखा कि समाचार पत्र पत्रिकाओं का भी सामाजिक आंदोलनों के उदय के अंतर्गत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। ठीक है, तो कारण हमने समझ लिए। अब हम समझेंगे कि सामाजिक जो आंदोलन हो रहे हैं वो कौन कौन से आंदोलन जो है वो यहां पर अस्तित्व में आते हैं। तो देखिए, इन सामाजिक आंदोलनों के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के संगठनों की जो है वो यहाँ पर स्थापना भारत के अंदर होती है और इनके द्वारा सामाजिक सुधार के जो है वो अनेकों कार्य किए जाते हैं। तो एक एक करके हम यहाँ से समझना प्रारंभ करते हैं। तो हम सबसे पहले हमारी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं, तो सबसे पहले हमने लिखा है ब्रह्म समाज। ठीक है, सबसे पहला हमने लिखा है ब्रह्म समाज। थोड़ा मैं इसको वृहद रूप से कर देता हूँ ताकि आप आसानी से देख भी पाएंगे। देखिए, सबसे पहला हमने लिखा है ब्रह्म समाज। तो यहां पर अगर ब्रह्म समाज की हम बात कर लें तो ब्रह्म समाज की जो स्थापना है वो करी थी राजा राममोहन राय ने। किसने करी थी? राजा राममोहन राय। ठीक बात है, राजा राममोहन राय। इनके द्वारा कब हुई थी और कहां हुई थी? तो ये कलकत्ता के अंदर हुई थी। कहां पे हुई थी? कलकत्ता के अंदर हुई थी और 1828 के अंतर्गत ये हुई थी। ठीक है, हालांकि ब्रह्म समाज को अभी हम पूरा डिटेल से फिर से पढ़ने वाले हैं। एक बार हम सिर्फ परिचय ले रहे हैं, फिर देखते हैं आर्य समाज का। आर्य समाज का अगर हम अध्ययन करें तो आर्य समाज की स्थापना हुई थी स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। किसके द्वारा हो गई थी? स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा जो है वो इसकी स्थापना हुई थी। स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 के अंतर्गत इसकी स्थापना करी है। किसकी स्थापना करी है? आर्य समाज की स्थापना करी है। बंबई के अंदर करी है, ये चीज याद रख लेनी है। कहां पे करी है? बंबई के अंदर। ठीक है, फिर हम बात करते हैं तीसरे चरण के अंतर्गत। तो तीसरे चरण में हमारे समक्ष आता है रामकृष्ण मिशन। तो देखिए, रामकृष्ण मिशन जो है इसकी स्थापना करते हैं स्वामी विवेकानंद। कौन करते हैं? स्वामी विवेकानंद।
ठीक है। और स्वामी विवेकानंद के द्वारा रामकृष्ण मिशन की स्थापना की जाती है 1897 में। कब करते हैं ये? 1897 के अंदर। कहां पे करते हैं? ये करते हैं वेलूर के अंदर। कहां पे करते हैं? वेलूर। ये भी कलकत्ता के अंतर्गत ही है। उसके बाद में हमने देखना है ये तीनों जो भाग हमने लिखे हैं, ब्रह्म समाज, आर्य समाज और रामकृष्ण मिशन, इसके बारे में यहां पर हम सिर्फ इतनी ही जानकारी प्राप्त कर रहे हैं कि किसके द्वारा की गई, कब की गई और कहां पे स्थापना की गई, क्योंकि इनके बारे में अभी जो है हम आगे वाले भाग के अंतर्गत आते हुए इसके बारे में विस्तृत रूप से अध्ययन करने वाले हैं। अब यहां पर हमें अध्ययन करना है सत्यशोधक समाज का। किसका अध्ययन करना है? सत्यशोधक समाज का। तो देखिए सत्यशोधक समाज जो है इसको हमें यहाँ पे पढ़ना है और सत्यशोधक समाज में क्या स्थितियां रही है वो सारी चीजें देखेंगे। उसके बाद में आपका आएगा अहमदिया आंदोलन, यंग बंगाल आंदोलन, अलीगढ़ आंदोलन, थियोसॉफिकल सोसाइटी और फिर है रहनुमाई माजदा यासन सभा और उसके बाद में आपका आ जाता है अकाली आंदोलन। तो एक एक करके इनको हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ज्योतिबा फूले के बारे में। ठीक है, तो देखिए ये जो ज्योतिबा फूले हैं इनके द्वारा एक समाज की स्थापना की जाती है और वो कौन सा है? आपका सत्यशोधक समाज। कौन सा है? सत्यशोधक समाज। ठीक बात है, सत्यशोधक समाज। इनकी स्थापना किसके द्वारा की जाती है? ज्योतिबा फूले के द्वारा की जाती है 1873 ईस्वी के अंदर। ये बात तो आपको ध्यान रख लेनी है। सत्यशोधक समाज 1873 ईस्वी। संस्थापना किसके द्वारा हो रही है? ज्योतिबा फूले के द्वारा हो रही है। क्यों हो रही है? देखिए सत्यशोधक समाज की जो स्थापना है वो निम्न वर्ग के उद्धार के लिए हो रही है। किसके लिए हो रही है? जो निम्न वर्ग है, इस निम्न वर्ग का बचाव करना है। इस निम्न वर्ग को क्या प्रदान करनी है? सुरक्षा प्रदान करनी है, इसके उद्धार का कार्य करना है, इसके विकास का कार्य करना है। तो निम्न वर्ग का बचाव करने की अगर हम बात करें तो बचाव इन्होंने किससे किया है? देखिए पहली अगर हम देखते हैं तो ब्राह्मण वर्ग के ये विरोधी रहे हैं। किसके विरोधी रहे हैं? ये ब्राह्मण वर्ग के विरोध में रहे हैं। इसके अलावा देखिए क्यों रहे, ये बात भी हम देखेंगे। इसके अलावा हम देखते हैं अवसरवादी प्राचीन जो ग्रंथ है, अवसरवादी हिंदू धर्म ग्रंथ जो है उनके ये विरोधी रहे हैं। अवसरवादी हिंदू ग्रंथों के ये क्या रहे हैं? विरोधी रहे हैं। यानी कि हमने जो दो बिंदु लिखे हैं इन दोनों का इन्होंने क्या किया है? इन्होंने इन दोनों बिंदुओं का विरोध किया है। हम समझते हैं कि क्या चीजें हैं। ब्राह्मण वर्ग का विरोध कर रहे हैं और अवसरवादी जो हिंदू धर्म ग्रंथ हैं उनका ये विरोध कर रहे हैं ज्योतिबा फूले। क्यों कर रहे हैं? इसका एक कारण है। देखिए ये निम्न वर्ग के उद्धार को देखना चाहते हैं, निम्न वर्ग का विकास जो है वो करना चाहते हैं, जबकि यहां पर हमने जो वर्ग लिखा है ये उच्च वर्ग है। ब्राह्मण वर्ग कौन सा वर्ग है? एक उच्च वर्ग है। ठीक है, और ब्राह्मण वर्ग के द्वारा जो प्राचीन हिंदू धर्म ग्रंथ लिखे गए थे जिसमें कई सारे ब्राह्मण ग्रंथ हो गए, साहित्यिक ग्रंथ हो गए, स्मृति ग्रंथ हो गए, उन स्मृति ग्रंथों के अंतर्गत जो सबसे निचला वर्ग है यानी कि शूद्र का जो वर्ग है उसको बहुत दबाया गया है, सामाजिक रूप से उसको क्या किया गया? प्रताड़ित किया गया था। तो उन्होंने क्या किया है? देखिए इसमें हमें एक उदाहरण भी मिलता है। एक ग्रंथ है, उस ग्रंथ के अंतर्गत लिखा जाता है कि यदि कोई चोरी का अपराध किया जाता है और चोरी का अपराध यदि एक ब्राह्मण के द्वारा किया जाए तो उसकी परीक्षा तुलना परीक्षा ली जाती है। ठीक है, क्षत्रिय के द्वारा अगर ये अपराध कर लिया जाए तो उसको अग्नि परीक्षा देनी पड़ेगी। वैश्य के द्वारा अगर ये अपराध कर लिया जाए चोरी का तो उसको क्या करना है? ठंडे पानी की जो परीक्षा है वो देनी पड़ेगी, जल परीक्षा। और उसके बाद में हम देखते हैं कि जो एक शूद्र वर्ग के द्वारा यदि चोरी का कार्य किया जाता है तो उसकी विष परीक्षा की जाएगी, यानी कि जहर दिया जाएगा, जहर खा लो भाई, और फिर बच गए तो चोरी नहीं की, नहीं बचे तो आपने चोरी की है। यानी कि जिसको खिलाना है वो तो काम से गया, चाहे चोरी की है या नहीं की है। तो इस प्रकार के धर्म ग्रंथ हैं जिसमें कई सारे धर्म ग्रंथ मिल जाते हैं जिसमें शूद्रों को जो उपनयन संस्कार का जो है वो अधिकार ही नहीं दिया गया था। स्त्रियों को उपनयन संस्कार का जो है वो अधिकार भी नहीं दिया गया, यानी कि उनको पढ़ने का कोई हक ही नहीं है, वेदाध्ययन वो कर भी नहीं सकते थे। तो इन सब चीजों का इन्होंने क्या किया है? ज्योतिबा फूले ने विरोध किया है सत्यशोधक समाज की स्थापना करके। ठीक है, इन्होंने पुस्तक भी लिखी है। अगर इनकी पुस्तक की बात करें तो इनकी एक बहुत प्रसिद्ध पुस्तक है जिसका नाम हमें याद रखना चाहिए। इनकी पुस्तक है गुलामगिरी। कौन सी पुस्तक है? गुलामगिरी। ठीक है, ये हमें याद रखना। इनकी द्वारा एक और भी पुस्तक लिखी गई थी जिसका नाम हमें मिलता है सार्वजनिक सत्य धर्म। कौन सी पुस्तक है? सार्वजनिक सत्य धर्म। ठीक बात है, तो सार्वजनिक सत्य धर्म जो है ये भी इनके द्वारा लिखी गई थी। इनके द्वारा एक पुस्तक लिखी गई है, वो कौन सी है? गुलामगिरी। ठीक है, तो ये हो गया पूरा आपका सत्यशोधक समाज के बारे में। यानी कि यहां से हमने इस सत्यशोधक जो समाज है इसके बारे में अध्ययन पूरा कर लिया है। नेक्स्ट आपका कौन सा अध्ययन आता है? यहाँ पे एक सामाजिक आंदोलन आता है, वो आता है अहमदिया आंदोलन। ठीक है, तो यहां पर हम एक व्यक्ति देख रहे हैं, मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी। ठीक है, तो इनके बारे में हम जानते हैं। देखिए ये जो मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी है
इनके द्वारा आंदोलन जो चलाया गया है ये आंदोलन कहलाता है अहमदिया आंदोलन। कौन सा आंदोलन है भैया? ये अहमदिया आंदोलन। ठीक बात है। और इस अहमदिया आंदोलन को चलाया गया है 1889 के अंतर्गत। कब हुआ है ये? 1889 के अंतर्गत हुआ है। हुआ कहाँ पे है? तो जगह अगर हम याद रखना चाहें तो ये हुआ है पंजाब के अंदर। पंजाब का गुरदासपुर जिला है। कौन सा है? गुरदासपुर जिला है। और इस गुरदासपुर के अंदर भी एक जगह का हमें नाम मिलता है जिसका नाम है कादियान। क्या है? कादियान जगह है। ठीक है। और इस जगह के आधार पे इनका नाम भी हम क्या ले रहे हैं? कादियानी ले रहे हैं। यानी कि कादियान के ये निवासी थे और इन्होंने ये जो गुरदासपुर जिला है पंजाब के अंतर्गत, यहाँ की निवासी है और इन्होंने क्या किया है? यहाँ पे अहमदिया आंदोलन चलाया है। देखिए अहमदिया आंदोलन जो चलाया इन्होंने, अगर हम बात करें कि भाई इस आंदोलन का उद्देश्य क्या था, तो यहाँ पे जो हमें एक सर्व प्रमाणित जो उद्देश्य इनका प्राप्त होता है अहमदिया आंदोलन का, वो ये है कि ये मुस्लिम धर्म का विकास करना चाहते हैं और उस मुस्लिम धर्म की पुनः स्थापना करना चाहते हैं जो मूल मुस्लिम धर्म था। यानी कि जो पैगंबर मोहम्मद साहब के द्वारा जिस इस्लामिक धर्म का प्रचलन किया गया था, ये पुनः उनकी स्थापना करना चाहते हैं। इनके मुस्लिम धर्म के अंदर भी विभिन्न रीति रिवाज और आडंबरों का क्या हो चुका है? प्रवेश हो चुका है। तो वो उन्हें हटा करके और क्या करना चाहते हैं यहाँ पे? मूल रूप से यानी कि मौलिक जो इस्लाम है, किसकी स्थापना करना चाहते हैं? ये जो मौलिक इस्लाम है उसकी स्थापना करना चाहते हैं। मौलिक इस्लाम की इनको क्या करनी है? स्थापना करनी है। और इस अहमदिया आंदोलन की एक और खास विशेषता है, उसको भी याद रख लेना, ध्यान में रखना जरूरी है। इन्होंने क्या किया है? इन्होंने जिहाद का विरोध किया। क्या किया था? जिहाद का इन्होंने विरोध किया था। अर्थात जो धर्म युद्ध जिसे हम ये कहते हैं कि जिहाद है, धर्म को प्रसार करने के लिए, धर्म को बचाव करने के लिए जो युद्ध किया जाएगा वो जिहाद होगा। तो इस जिहाद का इन्होंने क्या किया था? विरोध किया था। किसने किया था? मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी के द्वारा किया गया। आंदोलन कौन सा था? अहमदिया आंदोलन। ये कौन से धर्म के अंतर्गत या किस समाज के अंतर्गत सुधार करने के लिए आंदोलन चलाया गया था? ये मुस्लिम धर्म के अंदर जो है सुधार करने के लिए आंदोलन चलाया गया था। मुस्लिम धर्म की कैसी अवस्था प्राप्त करना चाहते हैं? ये जो मौलिक अवस्था है मुस्लिम धर्म की, अर्थात जो मूल इस्लाम था, पैगंबर मोहम्मद का जो इस्लाम था, उस इस्लाम की स्थापना करना चाहते हैं। कौन करना चाहते हैं? मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी। ठीक है। तो यहां पर आकर के आपका पूर्ण हो जाता है अहमदिया आंदोलन। ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है यंग बंगाल आंदोलन। कौन सा आएगा? यंग बंगाल आंदोलन। ये यंग बंगाल जो आंदोलन है ये चलाया जाएगा हेनरी विवियन डिरोजियो के द्वारा बंगाल के अंतर्गत। ठीक है। तो देखिए हमने नाम लिखा है हेनरी डिरोजियो विवियन, ये विवियन पहले है, डिरोजियो बाद में। ठीक है। हेनरी विवियन डिरोजियो के द्वारा जो है इस आंदोलन को चलाया जाएगा। देखिए इस आंदोलन का नाम हमने क्या रखा है? ये जाना जाता है यंग बंगाल आंदोलन। ठीक है। यंग बंगाल आंदोलन ये इस आंदोलन का नाम है। अब यहां पर एक चीज और देख लेना, ये जो यंग बंगाल आंदोलन है यहां पर नाम से ही स्पष्ट हो रहा है। यहां पर यंग का मतलब क्या है? यंग का मतलब होता है जवान होता है ना। तो यहीं पर हम बात कर रहे हैं कि इस आंदोलन के अंदर सर्वाधिक जो है वो योगदान किसका था? नवयुवकों का। किसका था? नवयुवकों का योगदान जो है वो सर्वाधिक था। अब देखिए यहां पर हुआ क्या, घटना को समझते हैं। हेनरी विवियन डिरोजियो जो है ये क्या थे? ये हिंदू कॉलेज के अंदर, किसके अंतर्गत? हिंदू कॉलेज है, उस हिंदू कॉलेज के अंदर प्रोफेसर थे। हिंदू कॉलेज में ये क्या है? ये प्रोफेसर है। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो ये प्रोफेसर साहब यानी कि हेनरी साहब ये फ्रांस की क्रांति से प्रभावित थे। किससे प्रभावित थे? फ्रांस की क्रांति से प्रभावित। ठीक है। फ्रांस की क्रांति से ये प्रभावित थे। फ्रांस की क्रांति का इनके ऊपर क्या था? प्रभाव था। इस कारण से इन्होंने भारत के अंदर भी क्या स्थापना करनी चाहिए है? समानता की स्थापना करनी चाहिए है, बंधुत्व की जो है वो स्थापना करनी चाहिए है और समान भाव या समान न्याय व्यवस्था जो है वो यहाँ पर इन्होंने स्थापन करना चाहते हैं। कहां पे? भारत के अंदर। ठीक बात है। तो कुल मिलाकर के ये भारतीय नवयुवकों को जगाने वाले बंगाल के अंदर माने जाते हैं। ठीक है। बंगाल के अंदर जो है
अपनी जाति के पिता कहा गया है सुरेंद्रनाथ बनर्जी के द्वारा। किसको कहा गया है? हेनरी विवियन डिरोजियो को कहा गया है। इन्होंने भारत के अंदर, ये हिंदू कॉलेज के अंदर प्रोफेसर है और नवयुवकों को जगाने का कार्य कर रहे हैं। नवयुवकों के अंतर्गत जो है वो समानता का भाव बढ़ा रहे हैं। वो चाहते हैं कि भारत के अंदर जो विषमता व्याप्त थी, अर्थात जो सामाजिक भेदभाव था, उसको मिटा करके समानता, बंधुत्व और समान रूप से न्याय प्राप्त करने के अवसरों की जो है वो ये स्थापना करना यहाँ पर चाहते हैं। ठीक है, हेनरी विवियन डिरोजियो, यंग बंगाल आंदोलन, ये आपको यहां पर याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। हेनरी विवियन डिरोजियो के बाद में हम आगे बढ़े तो अगले व्यक्ति का नाम आता है सर सैयद अहमद खान। ठीक है, और सर सैयद अहमद खान के द्वारा यहां पर एक जो आंदोलन चलाया जाता है वो है अलीगढ़ आंदोलन। कौन सा है? अलीगढ़ मुस्लिम आंदोलन या अलीगढ़ आंदोलन के नाम से भी हम इसको जानते हैं। तो अलीगढ़ जो आंदोलन चलाया गया है वो किसके द्वारा चलाया गया है? वो चला गया भैया सर सैयद अहमद खान के द्वारा चला गया है। अब ये सर सैयद अहमद खान जो है ये भी क्या चाहते हैं? ये भी मुस्लिमों का क्या चाहते हैं? मुस्लिम प्रजा जो अत्यंत पिछड़ी हुई है उसका क्या चाहते हैं? ये विकास चाहते हैं, एक समान धारा में उनको लाना चाहते हैं। तो ये जो विकास चाहते हैं, देखिए दो बातें हैं इनका उद्देश्य की अगर हम बात करें तो यहां पर हम उद्देश्य तो ये ले लेते हैं कि ये क्या करना चाहते हैं? मुस्लिम प्रजा का विकास चाहते हैं। ठीक बात है। अब इसमें मुस्लिम प्रजा का ये विकास तो चाहते हैं, लेकिन इनका एक और यहाँ पर चीज इन्होंने महसूस करी है। इन्होंने यहाँ पर एक चीज देखी है कि 1857 की जो क्रांति हो चुकी है, 1857 की क्रांति के अंदर इन्होंने इसका समर्थन नहीं किया था, ये बात याद रखना। 1857 की क्रांति के अंदर जो है ये बिजनौर के अंदर सदर अमीन के पद पर नियुक्त थे ये सर सैयद अहमद खान, यानी कि अंग्रेजों के समर्थक है ये। और इन्होंने एक चीज महसूस कर ली है कि यदि मुस्लिमों का विकास करना है तो अंग्रेजों का साथ लेना पड़ेगा। उनके विरोध करते हुए हम मुस्लिम प्रजा का विकास नहीं कर सकते। तो यहां पर मुख्य बात आती है मुस्लिम प्रजा का विकास, और साथ में क्या करते हैं? ये अंग्रेजों का समर्थन या अंग्रेजों का साथ लेते हैं। ठीक है, तो अंग्रेजों का साथ लिए बिना ये क्या नहीं कर सकते? ये मुस्लिम प्रजा का विकास नहीं कर सकते। इन्होंने ये चीज महसूस कर ली है और इन्होंने ये जो है ताउम्र क्या रहे? अंग्रेजों के समर्थक रहे। हालांकि ये ठीक बात थी कि वो अपने समुदाय का क्या करना चाहते हैं? विकास करना चाहते हैं, लेकिन इनकी कुछ नीतियां रही जो कांग्रेस के प्रति विरोध की नीति थी। जो कांग्रेस, हम आगे एक संगठन स्थापित होगा उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे, तो उस संगठन के विरोध की जो नीति थी आखिरकार जो भारत के अंदर सांप्रदायिकता को बढ़ावा देने के अंतर्गत जो है ये बहुत ज्यादा कारगर साबित हुई थी। इसके अलावा इन्होंने अपने आंदोलन का प्रचार करने के लिए कुछ पत्रिकाएं भी निकाली और कुछ कार्य भी किए थे। ठीक है, तो जिसमें हम देखते हैं सभ्यता और नैतिकता, ये इनकी एक पत्रिका है। क्या है? सभ्यता एवं नैतिकता, ये इनकी एक पत्रिका है। ठीक है, ये इनकी पत्रिका हो गई, इन्होंने इसका संपादन किया था। ठीक है, उसके अलावा हम बात करते हैं तो इनके द्वारा अलीगढ़ के अंदर, कहां पर? अलीगढ़ के अंदर, ठीक है, स्थापना की गई है अलीगढ़ मोहम्मडन लिटरेरी स्कूल की। ठीक है, और इस विद्यालय को आगे चल करके विश्वविद्यालय के अंतर्गत परिणत कर दिया जाता है और वो हो जाता है अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय। ठीक है, अलीगढ़ विश्वविद्यालय जिसको हम वर्तमान में जानते हैं, तो उसकी जो स्थापना है वो किसके द्वारा हुई थी? सर सैयद अहमद खान के द्वारा हुई थी। अलीगढ़ मोहम्मडन लिटरेरी स्कूल जो है उन्होंने स्थापित करी थी और यही जो है फिर क्रमोन्नत होते होते क्या है? अलीगढ़ विश्वविद्यालय का रूप इसने ले लिया था। तो कुल मिलाकर के ये हमने देखा कि जो मुस्लिम प्रजा है उसका भी विकास करने के लिए, उसके अंदर सुधार लाने के लिए, सामाजिक सुधार करने के लिए हमने दो व्यक्तियों के बारे में बात की है। एक हमने बात करी थी अहमदिया आंदोलन, ठीक है, जिसमें कादियानी, मोहम्मद कादियानी जो है उनके द्वारा किया गया, और दूसरा हमने देखा अलीगढ़ आंदोलन जिसके अंतर्गत हमने देखा है सर सैयद अहमद खान को। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं तो हमारे सामने दो नाम आ रहे हैं, हेलन पेट्रोवना ब्लोवत्स्की और एस अल्कोट। ठीक है, ये क्या है? ये ब्लोवट है यहाँ पे। ठीक है, ब्लोवत्स्की, ये जो हेलन पेट्रोवना ब्लोवत्स्की है ये वास्तव में रूसी महिला है। ये कहाँ की है? एक रूस की महिला है। ठीक है, देखिए इनके द्वारा क्या कार्य किया जाता है वो समझना है। ये रूसी महिला है, जबकि ये कर्नल एस अल्कोट जो है ये वास्तव में अमेरिकी सैनिक अधिकारी है। ये क्या है? अमेरिकी सैनिक अधिकारी है। ठीक है, इनको याद रख लेना है, अमेरिकी सैनिक अधिकारी है ये। और इनके द्वारा, इन दोनों के द्वारा क्या किया जा रहा है? इन दोनों के द्वारा अमेरिका के अंतर्गत, यानी कि यूएसए में, कहां पर? यूएसए के अंतर्गत, संयुक्त राज्य अमेरिका के अंतर्गत, यहां पे जगह का नाम याद रख लेना, न्यूयॉर्क में।
कहाँ पे स्थापना कर रहे हैं? न्यूयॉर्क में जो है वो स्थापना कर रहे हैं 1875 में। कब की बात कर रहे हैं हम? 1875 के अंदर स्थापना करते हैं ये थियोसॉफिकल सोसाइटी की। किसकी स्थापना करते हैं? थियोसॉफिकल, ठीक है, थियोसॉफिकल सोसाइटी, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना करते हैं न्यूयॉर्क के अंदर। कहां पे करते हैं? न्यूयॉर्क के अंदर करते हैं। 1875 के अंतर्गत यूएसए न्यूयॉर्क के अंदर करते हैं। कौन करते हैं? मैडम ब्लोवर्ट्स्की और कर्नल अलकॉट के द्वारा जो है वो इसकी स्थापना की जाती है। और उसके बाद में अगर हम बात करें तो फिर 1875 के 7 साल बाद यानी कि 1882 के अंतर्गत इस थियोसॉफिकल सोसाइटी का जो मुख्यालय है वो स्थानांतरित कर दिया जाता है भारत के अंदर अडियार नामक स्थान पे। कहां पे है? अडियार, ठीक है, ये मद्रास में पड़ता है भाई। ये कहां पे है? मद्रास, ठीक है। और यहां पर इनका मुख्यालय क्या कर दिया है? स्थानांतरित कर दिया है। और फिर कुछ समय पश्चात इसमें एक और महिला जुड़ जाती है जिसका नाम हम पढ़ते हैं एनी बिसेंट। क्या नाम पढ़ते हैं? एनी बिसेंट। तो ये भी थियोसॉफिकल सोसाइटी से जुड़ती है और भारत आ जाती है। अब यहां पर हम देखते हैं कि इनके द्वारा क्या कार्य किया गया, किसके द्वारा, यानी कि थियोसॉफिकल सोसाइटी के द्वारा भारतीय सामाजिक आंदोलन क्या चलाया गया। तो देखिए, इन्होंने भी भारत के प्राचीन गौरव को जनता के समक्ष रखने का कार्य किया है, उसको महत्व प्रदान करने का कार्य यहाँ पर जो है इन्होंने किया है। शैव धर्म और बौद्ध धर्म जो है इनकी मान्यता थी और इस शैव और बौद्ध धर्म के कई सारे सिद्धांतों को इन्होंने क्या किया था? अपनी सोसाइटी के अंदर एनी बिसेंट ने अपनी सोच के अंदर, अपने दर्शन के अंदर जो है उसको विकसित किया और फिर उन्हें जो है वो अपने यहाँ के लोगों के समाज के कल्याण के अंतर्गत जो है इन्होंने यहाँ पर उसे लागू किया था। तो इन्होंने भी क्या किया है? भारतीयों के प्राचीन जो गौरव है, भारतीयों का जो प्राचीन गौरव है, इस प्राचीन गौरव को इन्होंने क्या किया है? पुनर्स्थापित करने का जो है वो कार्य किया है, ठीक है। तो पुनर्स्थापित करने का जो कार्य है प्राचीन गौरव को, वो किसके द्वारा हुआ है? थियोसॉफिकल सोसाइटी के द्वारा किया गया है। मैडम ब्लोवर्ट्स्की और कर्नल अलकॉट के द्वारा स्थापना हुई है। कहां पे हुई है? न्यूयॉर्क के अंदर हुई है, यूएसए में हुई है। 1875 के अंदर हुई है। बाद में 1882 के अंदर इसका जो है वो कार्यालय, हेडक्वार्टर कहां पे कर दिया गया है? ये कर दिया गया अडियार नामक स्थान में, मद्रास के अंतर्गत जो स्थित है। बाद में इसके अंदर जुड़ जाती है एनी बिसेंट। इन्होंने भी भारतीयों के प्राचीन गौरव के लिए कई सारे कार्य और भारतीयों के उद्धार के लिए भी इन्होंने कई सारे कार्य किए हैं, ठीक बात है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला हमारे सामने आता है, 3 व्यक्तियों के नाम लिखे हैं, दादा भाई नौरोजी, नौरोजी फरदून जी और एसएस बंगाली। ये जो आपको चित्र दिख रहा है ये दादा भाई नौरोजी है और ये जो आपको चित्र दिख रहा है ये नौरोजी फरदून जी है, ठीक है। एसएस बंगाली का चित्र हमें मिला नहीं। अब देखिए, बात करते हैं कि इनकी क्या घटना है। इन तीनों व्यक्तियों ने, यानी कि दादा भाई नौरोजी, नौरोजी फरदून जी और एसएस बंगाली ने, इन तीनों व्यक्तियों ने कार्य किया है पारसी धर्म के उत्थान के लिए। किसके लिए कार्य किया है? पारसी धर्म सुधार आंदोलन के रूप में इन्होंने कार्य किया, ठीक है। तो ये पारसी धर्म सुधारक कहलाएंगे। और पारसी धर्म का सुधार करने के लिए इन तीनों व्यक्तियों ने एक संस्था की स्थापना की है, सभा संगठन की स्थापना की है और वो है आपका रहनुमाई। क्या नाम मिलता है हमें? रहनुमाई, रहनुमाई माजदा यासन सभा, ठीक है। रहनुमाई माजदा यासन सभा की जो स्थापना है वो किसके द्वारा हुई है भाई? वो हुई है दादा भाई नौरोजी, नौरोजी फरदून जी और एसएस बंगाली के द्वारा। याद रख लेना, ये कार्य इन्होंने किया है 1851 ईस्वी में, ठीक है। 1851 के अंतर्गत किया इन्होंने। दादा भाई नौरोजी, नौरोजी फरदून जी और एसएस बंगाली कौन से धर्म के सुधारक है? ये पारसी धर्म में सुधार करने के लिए संस्था इन्होंने कौन सी स्थापित की है? रहनुमाई माजदा यासन सभा। बात कर लेते हैं थोड़ी सी दादा भाई नौरोजी के बारे में। ये बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति है भारत के लिए और हम जब आगे पढ़ेंगे कि कांग्रेस से पहले कुछ संगठन स्थापित हुए, जिसमें हम एक संगठन देखेंगे ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, जो लंदन के अंदर स्थापित हुआ है। कहां पर स्थापित हुआ है? लंदन के अंदर 66 के अंतर्गत हुआ। तो उसको भी स्थापना करने का कार्य किसने किया था? यहां पर दादा भाई नौरोजी के द्वारा यह कार्य किया गया था। इनको कहा जाता है, दादा भाई नौरोजी को कहते हैं ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। क्या कहते हैं? ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, ठीक है। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ, क्या बोलते हैं इनको? इंडिया बोलते हैं। इन्हीं की एक पुस्तक मिलती है, प्रसिद्ध पुस्तक है दादा भाई नौरोजी की, जो धन निष्कासन के सिद्धांत का उल्लेख करती है और वो पुस्तक है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया,
ठीक है, अन ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया। ये जो पुस्तक है ये किसने लिखी थी? ये पुस्तक लिखी है दादा भाई नौरोजी ने। और इस पुस्तक के अंदर इन्होंने प्रसिद्ध एक सिद्धांत है इनका, और वो सिद्धांत कौन सा है? ये है धन निष्कासन का सिद्धांत। और इस धन निष्कासन के सिद्धांत का इन्होंने इस पुस्तक के अंदर क्या किया है? उल्लेख किया है। कौन सा सिद्धांत हो गया? धन निष्कासन का सिद्धांत। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये इनकी पुस्तक है। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया इनको कहा जाता है। किसको? दादा भाई नौरोजी को। और कौन सा दिया है सिद्धांत? इन्होंने दिया है धन निष्कासन का सिद्धांत। धन निष्कासन का मतलब यह हुआ कि जो अंग्रेजी व्यापार है, इन्होंने सर्वप्रथम कहा था कि जो अंग्रेजों के द्वारा भारत के साथ जो व्यापार किया जा रहा है, ये भारत के हितों के और भारत के निवासियों के हितों के अनुकूल नहीं है। ये भारत से क्या कर रहा है? भारत की धन और संपत्ति को इंग्लैंड ले जा रहा है। ये इस प्रकार का व्यापार है, यानी कि इस असंतुलित व्यापार का और भारत से धन का जो है वो यहां से बाहर से निर्गमन हो रहा है, उसका जो सर्वप्रथम उल्लेख है उसको धन निष्कासन के सिद्धांत के तहत हम जानते हैं। और ये इस पुस्तक के अंतर्गत लिखा गया था, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। और किसके द्वारा लिखी गई थी? ये द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, यानी कि दादा भाई नौरोजी के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई थी। ठीक है, तो दादा भाई नौरोजी फरदून जी और SS बंगाली, ये तीन व्यक्ति हैं। इनके द्वारा पारसी धर्म सुधार का कार्य किया जाता है, रहनुमाई माजदा यासन सभा 1851 के अंतर्गत स्थापित करके। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं तो हमारे सामने आता है अकाली आंदोलन। कौन सा आ जाता है? अकाली आंदोलन। तो ये जो अकाली आंदोलन है इसके बारे में हमें यहां पर याद रखना है। ये अकाली आंदोलन चलाया गया है सिख धर्म में। किससे धर्म? कौन से धर्म के अंतर्गत बात कर रहे हैं? सिख धर्म सुधार आंदोलन है ये। ठीक है, सिख धर्म सुधार का आंदोलन है। ठीक है, ये याद रखना है। अकाली आंदोलन पंजाब के अंतर्गत। ये कहां पे चलाया गया भाई? ये आंदोलन चलाया गया है पंजाब में। ठीक है, अब यहां पर थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं कि यहां पर क्या स्थिति बनी थी। ये अकाली जो आंदोलन है ये वास्तव में अकाल तख्त की क्या की गई थी? गोविंद सिंह के द्वारा स्थापना की गई थी। अकाली सेना की बात भी हमने पढ़ी है। रणजीत सिंह का जब हम अध्ययन करते हैं सिख शासकों के बारे में अंग्रेजों के साथ में, तब हम जाकर के अकाली सेना की बात भी करते हैं। तो यहाँ पर हमने देखा है कि जब अंग्रेजों का यहाँ पर शासन कायम हो गया है, तो अंग्रेजों के शासन के समय के अंतर्गत यहाँ पे जितने भी सिख गुरुद्वारे हैं, उन गुरुद्वारों का जो प्रबंधन है वो किसी विशेष व्यक्तियों के हाथों के अंतर्गत आ गया है। और उन व्यक्तियों के अंदर और उन पदों के बंटवारे के अंदर भयंकर यहाँ पर क्या होता है? भ्रष्टाचार जो है, अनियमितताएं जो है वो यहाँ पर सामने आ रही होती है। तो इस भ्रष्टाचार और अनियमितता को समाप्त करने के लिए यहाँ पर इन लोगों के द्वारा, सिखों के द्वारा क्या किया जाता है? एक धार्मिक आंदोलन जो है वो यहाँ पर प्रारंभ किया जाता है। और अंत में ब्रिटिश सरकार को मजबूर होकर के इनके लिए एक कानून लाना पड़ता है। और इस कानून के द्वारा अब जितने भी गुरुद्वारे होते हैं, अकाली गुरुद्वारे, उनका जो प्रबंधन किया जाएगा वो क्या किया जाएगा? एक कमेटी के द्वारा, एक सभा के द्वारा, जो निर्वाचन के द्वारा बनेगी, उसके द्वारा यहाँ पर वो कार्य किया जाएगा। यानी कि जो गुरुद्वारे हैं सिखों के, वहां से भ्रष्टाचार खत्म करने का जो कार्य है वो कौन से आंदोलन के द्वारा पूर्ण हुआ है? वो पंजाब के अकाली जो आंदोलन है उसके द्वारा ये कार्य पूर्ण यहां पर किया जाता है। तो कुल मिलाकर के हमने यहां पर सारी चीजों का अध्ययन किया है। उसके अंतर्गत एक बार देख लेते हैं वापस से कि हमने कौन कौन सी चीजें यहां पर पढ़ी है। ठीक है, तो जिसमें हम बात करते हैं सबसे पहले, देखिए हमने बात करी थोड़ी सी ब्रह्म समाज के बारे में। किसके बारे में हमने बात करी थी? ब्रह्म समाज के बारे में हमने अध्ययन किया था यहाँ पर। और इसके अलावा जो विस्तृत अध्ययन है ब्रह्म समाज, आर्य समाज और रामकृष्ण मिशन का, वो अभी हम करने वाले हैं। हमने यहाँ से पढ़ा था सत्यशोधक समाज को। कौन से समाज को पढ़ा? सत्यशोधक समाज को। हमने देखा था व्यक्ति कौन थे? ज्योतिबा फूले। फिर हमने पढ़ा है अहमदिया आंदोलन। तो अहमदिया आंदोलन के अंतर्गत हमने देखा था कौन थे? मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी। इनके द्वारा जो है वो मौलिक इस्लाम की स्थापना करने का प्रयत्न किया गया था। हमने देखा था अलीगढ़ आंदोलन, सर सैयद अहमद खान के द्वारा चलाया गया। मोहम्मदन लिटरेरी स्कूल की स्थापना करी थी। नैतिकता और सभ्यता, ये इस प्रकार का एक समाचार पत्र जो है वो भी उन्होंने क्या किया था? यहाँ पर प्रचलन में लाया था। और ये अंग्रेजों का साथ लेकर के मुस्लिमों का विकास करना चाहते थे। फिर हमने देखा था यंग बंगाल आंदोलन, हेनरी विवियन डिरोजियो के द्वारा जो है वो यहाँ पर लाया गया था और इसने सबसे ज्यादा नवयुवकों को प्रभावित किया था। फिर हमने देखा था थियोसॉफिकल समाज या थियोसॉफिकल जो सोसाइटी है वो मैडम ब्लोवर्ट्स्की और कर्नल अल्कोट के द्वारा जो 1875 के अंदर न्यूयॉर्क में स्थापित हुआ था। और फिर 82 के अंदर
तैयार के अंदर इसका जो है वो केंद्र बना दिया गया। एनी बेसेंट भी इससे जुड़ी और भारत के प्राचीन गौरव को समक्ष रखने का जो है इन्होंने कार्य किया था, समाज के सुधार का कार्य इन्होंने किया। फिर हमने देखा था पारसी धर्म के सुधार के अंतर्गत रहनुमाई माजदा यासन सभा, ये हमने 3 व्यक्तियों के नाम देखे थे, दादा भाई नौरोजी फरदून जी, और हमने देखा था SS बंगाली का नाम। ठीक है, इसके अलावा भी इस सभा के अंदर हमने बात करी थी दादा भाई नौरोजी के भी बारे में, द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के बारे में। और फिर आपका आता है अगला अकाली आंदोलन आता है। तो अकाली आंदोलन को भी हमने देखा कि पंजाब के अंदर गुरुद्वारों के अंतर्गत जो भ्रष्टाचार व्याप्त था उसमें सुधार लाने के लिए इन्होंने क्या किया था, ये आंदोलन चलाया था। ठीक बात है। तो कुल मिलाकर के अभी तक की क्लास के अंतर्गत हमने सामाजिक आंदोलनों के उदय के बारे में जाना, कारणों के बारे में जाना, और कुछ सामाजिक आंदोलन हमने देखे जिनका उदय जो भारत के अंतर्गत हुआ है और इन्होंने क्या किया है, भारतीय समाज को प्रभावित करने का कार्य किया है। अब अगली क्लास के अंतर्गत हम मुख्य रूप से देखने वाले हैं ब्रह्म समाज, आर्य समाज और रामकृष्ण मिशन के बारे में विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। ठीक बात है। तो आपसे मैं उम्मीद तो मेरी पहली यही रहती है कि मैंने जितना आपको पढ़ाया है उतना आप इस क्लास आज ही कंटेस्ट कर लें, और फिर जब अगला आपके पास वीडियो पहुंचता है तो वहां तक पहुंचने से पहले जो पीछे चलाया गया है जितना भी कार्य वो सब आपने कंठस्थ कर लिया होता है, क्योंकि आपकी मेहनत, आपका परिणाम ही क्या होता है, हमारा परिणाम होता है। और इसलिए मैं कई बार कह भी देता हूं कि मेरा काम क्या है, कि मेरा काम यह है कि मैं सुंदर सुर सजाने को साज बनाता हूं, मैं नौसिखियों परिंदों को बाज बनाता हूं, चुपचाप सुनता हूं शिकायतें सबकी, तब जाकर के दुनिया बदलने की आवाज बनाता हूं। समंदर तो फरकता है हौसले पक्षियों के, और मैं डूबती कश्तियों को जहाज बनाता हूं। बनाए चाहे चांद पे कोई बुर्ज खलीफा, पर मैं तो कच्ची ईंटों से ताज बनाता हूं, और जो मेरा ताज है वो आप हो। ठीक है, तो आपकी मेहनत और आपका परिणाम वो क्या है, हमारा परिणाम। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास में।